आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर इकोनॉमिक्स का मनी एंड क्रेडिट। आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस इतनी है कि आपको लगभग हर पेपर में 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। एक 6 नंबर का और एक 2 नंबर का हर पेपर में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन नहीं, कहीं आप लोग सेम क्वेश्चन समझ लें, मतलब अलग अलग वैरायटी के मेनली 6 से 8 नंबर के क्वेश्चन हमेशा ईयर वाइज रिपीट होते रहते हैं। तो हम उन्हीं चीज़ों पे इस बात को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, ये मिनिमम है, कहीं आप लोग मैक्सिमम ना समझ लें कि छोड़ो इस चैप्टर को। अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस बहुत ही छोटा है, लेकिन उस सिलेबस को पढ़ने के लिए हमें कुछ एडिशनल चीज़ें भी जाननी होगी, जो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम अगर बात करें तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि डेफिनेशन ऑफ मनी, कि मनी की डेफिनेशन क्या है। दूसरा हम इसके अंदर अगर सब टॉपिक पढ़ेंगे तो वो होगा फीचर्स ऑफ मनी, और इसी के अंदर तीसरा टॉपिक जो बनेगा वो होगा हमारा बार्टर सिस्टम, जिससे बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है। कहते हैं समझ में तो आ गया भैया, लेकिन इसे वर्ड में कैसे एक्सप्लेन करें वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं इस टॉपिक को ऐसे एक्सप्लेन करूंगा और साथ के साथ आपको डेफिनेशन भी देता रहूंगा ताकि आप लोग इसे क्लियरली समझ सकें। इसी के अंदर हम इसी का सब टॉपिक जिसके बिना बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता वो पढ़ेंगे, और वो है हमारा डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। ठीक है, इसी के बाद हम पढ़ेंगे अगला मेन टॉपिक टाइप्स ऑफ मनी। ये आपको अपनी बुक में नहीं दिखेगा और आप लोग का मन करेगा कि छोड़ दें, इसको मत छोड़ना, बिकॉज इसके बिना आप करेंसी का या फिर डिपॉजिट विद बैंक में आंसर देते समय आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें कम से कम आपको 1 पेज तक लेके जाना पड़ सकता है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको डाटा कम पड़े तो आप इस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात, मैंने आपको कहा था इस चैप्टर को समझने के लिए थोड़ी बहुत बेसिक की भी रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए मुझे टाइप्स ऑफ मनी आपको बताना पड़ेगा। और मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं बताऊंगा, जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है सिर्फ उन्हीं को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ मनी हम पढ़ने के बाद आएंगे करेंसी पर, और उसके बाद हम आएंगे अगला मेन टॉपिक हमारा डिपॉजिट विद बैंक पर, और इसके बाद हम पढ़ेंगे डेफिनेशन या फिर आप इसको कहें मीनिंग ऑफ बैंक एंड बैंकिंग। मैं पहले कह रहा हूं, आप बिल्कुल परेशान मत हो कि इतने नए नए टर्म लाइक बैंक, अच्छा मैं पूरा लिख देता हूं कहीं आप लोग कुछ अलग ना समझ लें। ठीक है, बैंकिंग, ये दोनों आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें समझने के लिए ज़रूरत होगी, इसीलिए मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें डेफिनेशन मीनिंग ऑफ बैंक, उसके बाद हम बात करेंगे कि फंक्शन ऑफ बैंक क्या क्या होते हैं। और इसके अंदर ना हम 2 मेन फंक्शन के बारे में बात करेंगे। पहला होता है डिपॉजिट लेना, किससे? डिपॉजिटर से, और दूसरा मेन काम होता है क्रेडिट देना क्रेडिटर्स को। और इसके बाद हम बात करेंगे अपना इसी टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्रेडिट, जिसे हम कहते हैं लोन। ठीक है, इस चैप्टर का नाम मनी एंड क्रेडिट तो है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो आप चीज़ें पढ़ेंगे वो हमारा, जैसे मैं कहूँ ना तो यहाँ से यहाँ तक का ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये चीज़ें हमारा मनी में आएगा, और इससे आगे की जितनी हम चीज़ें पढ़ेंगे वो सब के सब कंसीडर किया जाएगा क्रेडिट में। क्या यहाँ तक की स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे क्रेडिट के बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसका टर्म्स ऑफ क्रेडिट, जो 2 नंबर में कई बार पूछ भी लिया जाता है और एमसीक्यू में तो पता नहीं कितनी बार पूछ लेता है। आपको ऑप्शन दे देगा कि बताइए इनमें से कौन सा चीज टर्म्स ऑफ क्रेडिट में कंसीडर नहीं की जाती, और सबसे पहला बच्चों का ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंटेशन या फिर कोलेट्रल, और यही दोनों सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है और उन्हीं को गलत साबित कर देते हैं। ठीक है, हम एक एमसीक्यू भी डिस्कस करूंगा जो आपको पूछा जाता है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बाद हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ क्रेडिट,
मैं आपको क्रेडिट वर्ड मेंशन कर रहा हूं, लेकिन कई बार पेपर में लोन भी वर्ड आ जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। इसके अंदर हम बेसिकली दो पढ़ेंगे टाइप। पहला होगा हमारा फॉर्मल सोर्स, फॉर्मल सोर्सेज, और दूसरा होगा इनफॉर्मल सोर्सेज। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमेशा असाइनमेंट में, नहीं तो पेपर में हर 3 साल बाद आ ही जाता है, वो है इन दोनों के बीच में डिफरेंस, जो हमारा अगला टॉपिक होगा। ठीक है। डिफरेंस, ये दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा? ठीक है, ये ठीक है। तो दोस्तों मेरे 2 टॉपिक रह गए हैं, मैं इनको इस साइड में लिख देता हूं। ठीक है। अगला हम लोग मेन टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, या फिर आप लोग लोन भी कह सकते हो, क्रेडिट भी कह सकते हो, मैं अलग अलग नाम से जाना जाता है। मैं आपको क्वेश्चन जब दूंगा तो दोनों चीजें आपके साथ मेंशन कर दूंगा। और इसी के बाद सबसे मेन टॉपिक जो कई बार एज अ शॉर्ट नोट आ जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन SHG, सेल्फ हेल्प और ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है। इन सब के साथ हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। आप एक बार दोबारा इन टॉपिक को देखिए और इन्हें चाहे तो नोट कर लीजिए, बट मैं आपसे कहूँगा एक बार इनको देखिए। दूसरी चीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि जब आप इस वीडियो को देखें तो पहली बात आप अपने साथ NCERT जरूर रखें, क्योंकि कई बार मैं बताते समय आपको बोलूँगा कि इस केस स्टडी को जो आपकी बुक में दे रखा होगा उसे आप जरूर देखें, क्योंकि कई बार जब पेपर में आता है तो साथ के साथ वो ये भी पूछता है कि गिव अ एग्जाम्पल, तो आपको वो एग्जाम्पल देते समय इन चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, तो उसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको NCERT का एग्जाम्पल ही मिलेगा। दूसरी चीज़ आपसे कहूँगा कि आप जो भी नोट्स बनाएं या तो ऐसी कॉपी में बनाएं जो आपके पास में रहे, नहीं तो मैं जब कोई नई चीज़ नहीं बताऊंगा, आप चाहें तो उसे अपनी NCERT की बुक में ही कहीं एक पेज पे लिख के उसी में डाल सकते हैं, ताकि जब आप उससे अपना फाइनल रिवीजन करें तो आपको हेल्प मिल सके। ठीक है। ये मेरी 2 रिक्वायरमेंट है आपसे कि आप जरूर करें, जब भी वीडियो देखें साथ के साथ ये दोनों चीजें रखें। पहला NCERT की बुक, दूसरा अगर कॉपी में बना रहे हैं तो अच्छे से रखें, नहीं तो आप एक पेज में बनाएं और उसी को उस NCERT बुक में डाल दें। ठीक है। आप एक बार इन सब चीज़ों को देखें और उसके बाद हम आपको आगे हम 1 बाय 1 सभी टॉपिकों को डिस्कस करते हैं। हेलो दोस्तों, तो अब हम जो अपना आज का टॉपिक सबसे पहला हमारा है वो है डेफिनेशन ऑफ मनी। कई बार यही क्वेश्चन जो है 1 या 2 नंबर में जरूर पूछता है। अगर पेपर में नहीं आ रहा ना तो असाइनमेंट और वाइवा में तो लिख के ले लीजिए, हर एक टीचर पूछ ही लेता है। तो देखिए मनी की मैंने दो डेफिनेशन आपको लिखवाई है। पहला है मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और साथ में आपको ये दिख रहा होगा क्वेश्चन मार्क, पेपर में नहीं लगाना है। इसके साथ कुछ लिमिट है जो आपको याद करनी है। ये डेफिनेशन आप तभी यूज कीजिएगा जब ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का पेपर में आए, या फिर आपसे वाइवा में सिर्फ इतना बोले डिफाइन मनी। लेकिन अगर क्वेश्चन 2 नंबर का या फिर 3, 4 जितने भी आ सकता है, वैसे जब भी क्वेश्चन 2 से ज्यादा आएगा तो इसी के साथ साथ एक और चीज या फिर कोई भी दूसरी चीज पूछ सकता है। जैसे बोलेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय मनी एंड एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ मनी, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय मनी में ही 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। तब जो मैंने ये डेफिनेशन लिखी है ना, आप इसका इस्तेमाल या फिर इसे प्रिफर कीजिएगा। इस डेफिनेशन के साथ एक ही प्रॉब्लम है क्या, कि ये डेफिनेशन कभी पूरा सेंस देती ही नहीं है। ये क्या कहती है कि मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन हाँ मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो है, प्रॉब्लम क्या है, किसका मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, किस लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन रहा है और किस काम के लिए आएगा। ये 3 सवालों के जवाब ही नहीं दे पाता, अपने आप में एक कंप्लीट सेंस नहीं दे पाता। इसीलिए हम इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करने से बचते हैं। मैंने जो आपको दूसरी डेफिनेशन लिखवाई है, ये हर टीचर जो भी आपको बताता है या पढ़ाना शुरू करता है, आई होप उन्होंने भी आपको ये लिखवाई हो। अगर नहीं लिखवाई है तो आप इस डेफिनेशन को सुनिए, समझिए और इसी का इस्तेमाल कीजिए। ये डेफिनेशन इतनी इजी है, आपको 2 मिनट में याद हो भी जाएगी अगर आप इसको समझ लेंगे। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले है क्या, मनी क्या है, कोई भी चीज जो सबसे ज्यादा
मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेबल है किस चीज के लिए? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किसका मीडियम ऑफ एक्सचेंज? फाइनल सेटलमेंट के लिए। किसका फाइनल सेटलमेंट के लिए? सभी ट्रांजैक्शन का। और कौन सी ट्रांजैक्शन का? वो कोई भी हो सकती है। लाइक दो इंडिविजुअल्स, मान लो एक शूज है और ये बेचना चाहता है और वीट खरीदना चाहता है, तो ये क्या करेगा? मार्केट में जाएगा, अपने शूज बेचेगा, कुछ रुपीस में बिकेंगे, उनका इस्तेमाल करके ये वीट जो है वो परचेज कर लेगा। यहाँ पे जो मनी है वो एक तरह से मिडल मैन का काम कर रहा है और इसीलिए हम मनी को क्या कहते हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन सिर्फ एक यही मिनी डेफिनेशन नहीं पॉसिबल है। वैसे मनी की डेफिनेशन बहुत सारी हो सकती है अलग अलग बेस पे, लेकिन आपकी क्लास के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये डेफिनेशन सबसे ज्यादा प्रेफर की जाती है और सबसे ज्यादा बच्चों को सिखाई जाती है। ठीक है, एक बार दोबारा समझते हैं। मनी क्या है? कोई भी चीज जो सबसे कॉमनली एक्सेप्ट की जाए, किस फॉर्म में? मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए। किसका मीडियम ऑफ एक्सचेंज? फाइनल सेटलमेंट। किसका सेटलमेंट? कोई भी ट्रांजेक्शन, सभी ट्रांजेक्शन का। साथ के साथ ये हमारा जो मीनिंग है डेब्ट, उसका मतलब होता है कर्ज। ठीक है, यहां तक कर्ज के सेटलमेंट में भी मनी का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत पहले की बात है, मतलब प्राचीन, आप ऐसे समझिए इतिहास में बहुत साल पहले जो कर्ज होता था वो लेबर की फॉर्म में चुकाया जाता था। आपसे अगर आप किसी मुनीम या फिर मनी लैंडर या फिर जमींदार के पास जाओगे, उनसे पैसे लेने के बाद आपको वो दो चॉइस में देते थे, या तो आप उनके जमीन पे काम कीजिए और अपना लोन चुका लीजिए, या फिर जो आपको पैसे मिले आप उससे देके भी अपना सेटलमेंट कर सकते हैं। खैर हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, हमें जो रिक्वायरमेंट है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो आप इन दोनों डेफिनेशन को नोट डाउन कर लीजिए। जिन जिन पे मैंने अंडरलाइन किया है वो कीवर्ड्स हैं, उनको अगर आप याद करेंगे या फिर उन्हीं को समझेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। कोई भी चीज जो क्या हो? जनरली एक्सेप्टेबल हो। किस फॉर्म में एक्सेप्टेबल हो? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की फॉर्म में। और किसका? फाइनल सेटलमेंट के लिए। किसका फाइनल सेटलमेंट? सभी ट्रांजैक्शन का। और इसी में ये चीज मेंशन कर देना, इंक्लूडिंग डेब्ट। ठीक है, चलिए अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फीचर्स ऑफ मनी। और ये पेपर में नहीं पूछा जाता, लेकिन डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, लेकिन कई बार असाइनमेंट में, वाइवा में और एक नंबर में पूछ भी लेता है। ठीक है, आपकी क्लास के हिसाब से मैंने ये 4 मेन फीचर्स यहाँ पे मेंशन किए हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, कई बार एमसीक्यू में आ भी जाता है। देखिए होता क्या है, तो सबसे पहला तो हम जानते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी समझा था। दूसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू। ये क्या करता है कि जो भी हम क्वांटिटी या फिर जो भी शूज है उसकी वैल्यू फिक्स वो स्टोर करने में हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए जो उसका शूज सेल हुआ था, मान लीजिए 100 रुपए में सेल हुआ, तो ये 100 रुपए जो है ना वो फिक्स है, मतलब एक स्टोर ऑफ वैल्यू हो गया। अब आप इसे चाहे 10 साल तक स्टोर करके रखिए, चाहे 20 साल तक, इसकी वैल्यू वही रहेगी अगर इसे जिसने इशू किया है वो बैन ना करे या फिर इसे डैमेज ना हो। ठीक है, तो स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है? किसी की वैल्यू को स्टोर किए रखना। ठीक है, जैसे अगर ये शूज रखता तो मोस्ट प्रोबेबली 1 साल बाद, 2 साल बाद ये डैमेज हो सकता था, लेकिन जो उसका ये है रुपीज, ये एक तरह से बहुत इजीली वो स्टोर कर सकता है, कोई ज्यादा उसको लिमिट नहीं करनी पड़ेगी। मैं ये आप एक शूज ना समझ के बहुत सारे समझ लीजिए, मान लीजिए 1000 शूज है, तो अगर वो शूज की फॉर्म में स्टोर करता तो उसे एक गोडाउन चाहिए होता, उसके बाद उसकी बार बार मेंटेनेंस करनी होती ताकि कोई अलग जो कहते हैं रेप्टाइल्स वगैरह ना घुसे और उन्हें डैमेज ना करे। लेकिन उसने सेल करके जो 100 रुपए में स्टोर कर रखा है, इसे बहुत इजी होगा स्टोर करने में एज कंपेयर टू दिस। अगला मेरा है यूनिट ऑफ अकाउंट। ये क्या है? ये बेसिकली आप इसको ऐसे समझिए, कोई भी सामान हो उसको ये क्वांटिफाई कर देता है रुपीस की फॉर्म में। जैसे आपने मोस्ट कॉमनली सुना होगा, आप कोई भी सामान लेने जाएंगे जैसे दूध, तो आपको पहले बोलते हैं भैया 54 रुपये पर लीटर। अगर आप वेजिटेबल लेने जाएंगे कोई सी भी तो 30 रुपीज पर केजी, या फिर आप कोई भी पेट्रोल डीजल कुछ भी भरवाए तो उनकी लिमिट एक सेट होती है कि भाई इतने रुपए पर लीटर, 1 लीटर का प्राइस इतना है। तो ये यूनिट ऑफ अकाउंट को डिफाइन कर रहा होता है कि बेसिकली अगर आप 1 लीटर पेट्रोल ले रहे हैं तो आपको कितना रुपीस या कितने पैसे, कितने डॉलर, जो भी करेंसी होगी उस फॉर्म में डिफाइन किया जाएगा।
मैं मोस्ट कॉमनली रुपीज़ यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज हमारे भारत में रुपीज़ ही चलता है। साथ के साथ एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो आपको अपने आप हैबिट हो जाएगा, तो डॉलर की फॉर्म में लिख के अपने आप को कॉम्प्लिकेट या फिर अब कॉम्प्लेक्स ना बनाएं, चीज़ों को जितना हो सके उतना ईजी करने की कोशिश कीजिए। अगला है ये स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ये क्या होता है कि जैसे आपने आज सामान बेचा या फिर किसी से उधार लिया, तो आप इन फ्यूचर कभी जो सामान की या पैसे लौटाएंगे तब आप कितना पेमेंट देंगे। तो ये एक तरह से स्टैंडर्ड का काम करता है। जैसे अगर आपने अभी 100 रुपये लिया है तो आप उसे बाद में 100 रुपये ही देंगे। मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ नो इंटरेस्ट चार्ज, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे मैं ये समझूं बार्टर सिस्टम, जैसे मैंने अभी बताया नहीं है लेकिन आपको इतना तो आइडिया होगा ही कि बार्टर सिस्टम में गुड्स जो है एक्सचेंज की जाती है। मैं बस इतने का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। मान लीजिए उसने शूज और वीट को ही क्या करा, डायरेक्टली चेंज कर लिया। उसने शूज अभी दे दिए या मान लीजिए वीट अभी ले लिए और बाद में कहा कि आप मुझे शूज दे दीजिएगा। 3 महीने बाद मान लीजिए वो शूज नहीं दे पाया, उसने क्या कहा कि मैं आपको वीट दूंगा, तो उसने किसी थर्ड बंदे से वीट परचेज किए और इसे दे दिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जहां से ये वीट खरीदे थे उसकी क्वालिटी इसके मुकाबले बहुत ही बेकार थी। तो ये क्या कर सकता है, मना कर देगा कि भाई इसकी क्वालिटी बहुत बेकार है, तो मैं कैसे तेरा ये एक्सेप्ट कर लूं। तो इसी टाइप की प्रॉब्लम बचने के लिए एक स्टैंडर्ड डिफाइन होना चाहिए ना, कि अगर आपने 100 रुपये लिए हैं तो आप 100 रुपये ही दीजिएगा। या फिर आप अगर मान लीजिए वीट या राइस एक्सचेंज कर रहे हैं, सबसे और इजी एग्जांपल समझते हैं, तो एक बात बताइए क्वालिटी कैसे जज की जाएगी। दूसरी बात, क्या 1 किलो राइस और 1 किलो वीट सेम हो सकता है? या फिर आप और इजी कीजिए, यहाँ पे गोल्ड डाल लीजिए, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई 1 किलो गोल्ड हमारा 1 किलो राइस के बराबर होगा। ऐसे तो गोल्ड वाला लुट जाएगा, क्योंकि गोल्ड बहुत प्रीशियस मेटल है। जब हम करेंसी डिस्कस करेंगे तब हमें ये दिखेगा इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। क्योंकि हम जब करेंसी पढ़ेंगे या फिर नोट्स पढ़ेंगे तो राजा महाराजा जब होते थे तब वो हमेशा अपने जो नोट्स चलाते थे या फिर जो करेंसी चलाते वो कॉइन जो होते थे मेनली 3 फॉर्म में चलते थे, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, ठीक है। चलिए अभी हम इनके बारे में बात करते हैं। स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट क्या है कि ये एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि अगर आप बाद में पेमेंट कर रहे हैं तो वो कितना अमाउंट और किस फॉर्म में होना चाहिए। बेसिकली क्वालिटी का कोई इशू ना है, इस फॉर्म से बचने के लिए एक और फीचर्स जो है मनी का एक तरह से हेल्प करता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैंने आपको लिख के दिया है, वो ये है, व्हाई ट्रांजेक्शन आर मेड इन मनी। इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, लेकिन अभी अटेम्प्ट मत करना। जब मैं बार्टर सिस्टम समझा दूं तब आप इस क्वेश्चन पे दोबारा आना। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम इससे पहली वीडियो में हमने बात करी थी डेफिनेशन ऑफ मनी के बारे में और फिर फीचर्स ऑफ मनी हमने पढ़ा था। अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है बार्टर सिस्टम। अब ये बार्टर सिस्टम है क्या, तो देखो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन ही सुनो और उसके बाद इसको एक ही लाइन में ख़त्म करते हैं। बार्टर सिस्टम क्या है? एक सिस्टम है जहां पर गुड्स जो है, मैंने यहाँ पे गुड्स मेंशन किया लेकिन आप सर्विस भी लिख सकते हो। अब क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये मेनली बार्टर सिस्टम अभी एग्जिस्ट नहीं करता फॉर्मली, तो और ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही पहले मतलब राजा महाराजा से पहले जो चीज़ें थी तब ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा चला करता था। जब आपको याद होगा, आपने बहुत पहले सुना होगा कुंभ का मेला, उसी का एक एग्जाम्पल है जहाँ पे जगह जगह से व्यापारी आके अपना सामान बेचते थे। खैर कुंभ के मेला तो स्नान के लिए भी था, मतलब रिलीजियस भी पॉइंट ऐड थे, लेकिन हर एक कस्बे गांव के इलाकों में एक मेला या फेरे का ऑर्गेनाइज किया जाता था जहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट पर वो चीज़ें बेस्ड हुआ करती थी। चलो लेकिन अभी तो हमें डिफाइन करना है, अब हम मेला और लेके तो नहीं बैठ सकते। तो ये है क्या, बेसिकली एक सिस्टम है जहाँ पे याद रखना सर्विस हो सकती है लेकिन मेंशन नहीं करना है, सिर्फ पूछे तो बताना है, नहीं तो नहीं मेंशन करना है। वो एक सिस्टम जहाँ पे गुड्स को डायरेक्टली एक्सचेंज किया जाता था विदाउट यूज ऑफ मनी। अगर आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल लिया था कि एक आदमी शूज जिसको वीट चाहिए
तो यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट इसने सूज दिए, इसने बीट दिए, कुछ यूनिट ऑफ डिफाइन कर रखी होगी कि एक पेयर ऑफ शूज के लिए आपको 10 kg वीट या फिर 20 kg कोई यूनिट डिफाइन होगी, एक्सचेंज कर लिया होगा। तो आप एक चीज देखो, इसने इसे सूज दिया, सॉरी इसने इसे सूज दिया, इसने इसे वीट दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पैसे का तो यूज हुआ ही नहीं। अगर पैसे का यूज होता तो पहले क्या करता, ये जो सूज वाला है ये पहले मनी में लाता पैसे को, और फिर इस पैसे से वीट का, मतलब अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें तो ये सिस्टम फॉलो होता है। पहले शूज बनाने वाला शूज मार्केट में सेल करता है, पैसे मिलते हैं, उस पैसे का इस्तेमाल करके वो अपनी जोन सी चीज़ों से चाहिए या फिर जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है। तो वहाँ पे जो मनी है वो इंटरमीडिएट का रोल अदा करता है, इंटरमीडिएट या दूसरे शब्दों में कहूँ तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, चलो ये बात आपको क्लियर होगी। लेकिन इसमें एक चीज और है, बार्टर सिस्टम होने के लिए वो क्या है, इस सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जो आपको याद होगा मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में DCW लिखा था, ठीक है, क्योंकि वहां पे मैं इंट्रो दे रहा था, लेकिन यहाँ पे मैं इसी चीज को समझा रहा हूं तो पूरा नाम लिखना पड़ेगा। पेपर में कभी भी शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, हमेशा पूरा लिखना, या फिर वाइवा जब दो तो पूरी चीज प्रॉपर बोलना। ठीक है, चलो फिर इस सिस्टम में डबल ऑफ कोइंसिडेंस होना एक जरूरी फीचर्स कंसीडर किया जाता है। अगर मान लीजिए शूज बनाने वाले को वीट चाहिए ही नहीं तो ये ट्रांजेक्शन कहाँ से पॉसिबल होगी। ऐसे समझो आप इसको, मान लीजिए 3 फार्मर हैं, ठीक है, एक राइस उगा रहा है लेकिन इसको चाहिए पल्स, एक पल्स उगा रहा है लेकिन उसको समझिए कुछ एक नया लेके आते हैं, मान लीजिए इसको शूज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये वीट उगा रहा है लेकिन इसको जो है मान लीजिए मोबाइल चाहिए। वैसे मोबाइल तो उस समय होता नहीं था, कोई क्लॉथ ले लेते हैं, ठीक है, कई बार हो जाता है ना प्रेजेंट डे की सिचुएशन में, तो डिफाइन करते समय प्रॉब्लम हो जाती है। दोबारा समझिए, यहाँ पे 1 2 3 अलग अलग बंदे हैं, ये राइस उगा रहा है, इसको पल्स की रिक्वायरमेंट है, ये पल्स उगा रहा है, इसको शूज चाहिए, और इसे वीट उगा रहा है लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट है क्लॉथ। तो आप मुझे ये बताइए, क्या इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हो सकता है? इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज ये राइस उगा रहा है, इसकी चाहिए क्या, इसे क्लॉथ, और इसे चाहिए, सॉरी इसे क्लॉथ चाहिए, इसे पल्स चाहिए, तो दोनों की रिक्वायरमेंट कहाँ मीट हो रही है। तो जब ऐसा केस पॉसिबल होता है तो इसमें ट्रांजेक्शन नहीं होगी। अगर आप इन दोनों के बीच में समझेंगे तो यहाँ भी ट्रांजेक्शन नहीं पॉसिबल हो सकती। ये अगर इसे राइस दे भी दे तो ये इसे सूज दे, ओ पल्स देगा, लेकिन पल्स तो इसे चाहिए ही नहीं। अरे एक मिनट, मैंने थोड़ा सा डिफाइन गलत कर दिया, आप इसको ना ऐसे लिख लीजिए, क्लॉथ, ये रिक्वायरमेंट मीट हुई नहीं। अब ऐसा पॉसिबल होगा तो ये क्या होगा, ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह का इन दोनों के बीच में हम बात करें तो यहाँ पे भी ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्या है, डबल ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट एक इसेंशियल फीचर बन सकता है। अब बहुत से बच्चों में मन में आएगा कि डबल ऑफ कोइंसिडेंस है क्या, और इसे डिफाइन करना भी जरूरी है, क्योंकि कई बार एक नंबर में इसी चीज को पूछ लिया जाता है कि बताइए व्हाट डू यू मीन बाय डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो ये है क्या, ये बेसिकली एक सिचुएशन है जहां पे जो बेच रहा है उसकी, बेचने वाले की डिजायर है बिल्कुल एग्जैक्टली मीट करने चाहिए जो परचेज करने वाला है। ये बेच तो राइस रहा है लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्लॉथ, तो कहां से ये परचेज करेगा। ये बेच रहा है राइस लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, शूज, तो मीट ही नहीं कर रहा, ये भी ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं होगी। ये बेच रहा है वीट, इसकी रिक्वायरमेंट शूज है, इसकी क्लॉथ है, दोनों की मीट ही नहीं हो रही, तो यहाँ भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रही है। तो डबल ऑफ कोइंसिडेंस क्या है, एक सिचुएशन है जहां पे जो पर्सन डिजायर मतलब बेचने की इच्छा रख रहा है या बेचने जा रहा है, उसकी रिक्वायर जो सामान की वो एग्जैक्टली मीट होनी चाहिए, किसके, जो बेचने या खरीदने वाला है। बेचने वाले की जो डिमांड, जो चीज बेचना चाह रहा है या जो इच्छा रख रहा है, उस सामान की रिक्वायरमेंट खरीदने वाले को होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, और इसी के साथ अगर आप अपना क्वेश्चन जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम मनी को ही ट्रांजैक्शन में क्यों यूज करते हैं, तो वो इसी फीचर्स की वजह से था कि डबल ऑफ कोइंसिडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको आप कई फॉर्म में आंसर दे सकते हैं। पहला, नो रिक्वायरमेंट फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। दूसरा, जो मैंने आपको यहाँ पे फीचर्स ऑफ मनी लिखे थे, आप उनका इस्तेमाल
कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आप इसका आंसर दीजिएगा। और अगर आपने एनसीईआरटी एक बार भी रीड की होगी ना, तो मैंने आपको जो दोनों क्वेश्चन दिए हैं आपको उसके जवाब एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज कई बार बच्चे रीड तो करते हैं लेकिन उन क्वेश्चन को अरे ये तो पूछेगा ही नहीं, लेकिन उन्हीं क्वेश्चनों को वो दूसरे क्वेश्चनों के साथ मर्ज करके जरूर पूछता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन कमेंट ऑन दिस, तो यही क्वेश्चन आप अगर ढूंढेंगे ना तो एनसीईआरटी में कुछ ऐसे लिखेगा, व्हाई वी यूज मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो अब इस फॉर्म को देखिए, क्वेश्चन को कैसे डिफाइन कर दिया, वही रखा है लेकिन स्टेटमेंट पे कमेंट पूछ लिया है। चलो बात ठीक है, आप इसका जरूर आंसर ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर सेंड कीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मनी। मैंने पहले भी कहा था ये टाइप्स ऑफ मनी जो है पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन असाइनमेंट और वाइवा में या फिर जब आप आंसर बना रहे होंगे तब इसकी थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो देखो है क्या, सबसे पहले इसमें हमारा सबसे पहला है कमोडिटी मनी। ये क्या होता है? कमोडिटी मनी वो मनी होता है जो या जिसकी खुद की वैल्यू हो, जिनकी खुद की वैल्यू हो। अब ऐसे क्या भाई, फिएट मनी की वैल्यू नहीं हो सकती, इनकी भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन इनमें क्या है कि ऐसे तो आप समझ लीजिए पहले होते क्या क्या, इसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, बेसिकली ये चलते थे राजा महाराजा के टाइम पे, ब्रॉन्ज कॉइन इस फॉर्म में चलते थे। अब अगर मान लीजिए इन सिक्कों को बैन कर दिया जाए या फिर राजा ही बदल जाए, क्योंकि आपने एक बात नोटिस की होगी, जब भी आपने मेडिवल इंडिया पढ़ा होगा तो जो भी राजा आता था वो अपने टाइप के सिक्के ही चलवाता था और इन सिक्कों को या तो बैन कर देता था या फिर लेके दूसरे सिक्के दे देता था। तो बहुत बार क्या करते थे लोग कि इन्हीं सिक्कों को पिघलाकर वो अपने डोमेस्टिक यूज में ला सकते थे या फिर पर्सनल यूज में ला सकते थे। पर्सनल यूज क्या, जैसे गहने बनवाना या फिर कई अलग तरह के बर्तन बनवाना, कुछ इस फॉर्म में इनका इस्तेमाल कर लिया करते थे। ठीक है, अब फिएट मनी क्या है? वो मनी या फिर वो चीजें जिनकी खुद की कोई वैल्यू ना हो, विच डू नॉट हैव देयर ऑन वैल्यू। ठीक है, अब बात करते हैं हम फिड्यूशियरी मनी। अरे हाँ, एक चीज बताना भूल गया, ये कमर्शियल बैंक मनी मैंने लिखा है लेकिन ये आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप ज्यादा क्यूरियस हो रहे हैं इस बारे में या ज्यादा एक्सपेक्ट रख रहे हैं तो इस बारे में पढ़ लेना, नहीं तो ये ना तो वाइवा में पूछा जाता है और ना ही पेपर में आता है। आप सुन लीजिए, कमर्शियल बैंक मनी, इजी सब आसान शब्दों में मैं कहूँ तो कमर्शियल बैंक मनी बेसिकली बैंक से रिलेटेड होता है कि बैंक कैसे पेमेंट, लाइक बिल्स ऑफ पेमेंट आपने पढ़ा होगा, ट्रेजरी बिल, कुछ अलग अलग फॉर्म में जो दो इंडस्ट्री डील्स करते थे आपने, इस फॉर्म में यूज किया जाता था। ये मैं इसलिए ज़्यादा मेंशन नहीं कर रहा ना बिकॉज ये ना 11th क्लास की कॉमर्स के बिजनेस स्टडी का टॉपिक है। बिल्स ऑफ पेमेंट या फिर परचेज बिल कुछ इस फॉर्म में यूज किया जाता था। फिड्यूशियरी मनी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको याद होगा आपकी बुक में ही, मैं भी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा, आपको चेक का एक एग्जाम्पल देके समझा रखा होगा जिसे आपको पढ़ना है, लेकिन अभी नहीं पढ़ना, अभी आप सुनिए क्या मैं बता रहा हूँ। फिड्यूशियरी मनी होता है बेसिकली वो मनी जिसमें हम पेमेंट करने के लिए किसी दूसरे को इंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे चेक। अब ये दूसरा बंदा कौन होगा? ये दूसरा बंदा होगा जिसके पास आपके पैसे जमा होंगे। अभी यानी कि प्रेजेंट टाइम्स में जनरली लोग पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं और उन्हीं को ये फैसिलिटी इशू की जाती है, लाइक चेक हो गया या फिर दूसरा सबसे कॉमन चलता है डिमांड ड्राफ्ट। ये दो कॉमन सब चीजें चलती हैं। जब आपके बैंक में बैलेंस हो तो आप चेक इशू कर सकते हैं। वैसे आपके बैंक में बैलेंस ना हो तब भी आप इशू कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपका चेक जो होता है वो बाउंस होता है, और जब चेक बाउंस होता है तो पेनल्टी आप पे भी लगती है और जिससे चेक मिला है उसको भी पेनल्टी, मतलब दोनों लोग पेनल्टी भरते हैं। इसी केस में ना फ्रॉड के ज्यादा केस पॉसिबल हो जाते थे, तो आप इसी से रिलेट कर सकते हैं कि इसका नाम फिड्यूशियरी मनी क्यों रखा गया है। ठीक है, वैसे अब तो यूपीआई का जमाना चल रहा है, भीम लोग पेमेंट करते हैं, फोन पे, पेटीएम,
तो ये अभी के लिए रिलेटेड नहीं हो सकती है, लेकिन एग्जाम में तो अब भी हमारा यही चल रहा है। यूपीआई अभी दूर है, लेकिन इनको तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए अब आप लोग करिए क्या, वीडियो पॉज कीजिए और इन्हें नोट कीजिए, और फिर मैं अगले टॉपिक के साथ आपके साथ मिलता हूँ। तो अभी हम अपना अगला टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया था, करेंसी और डिपॉजिट विद बैंक हमें पढ़ना है। अभी हमने इससे पहले जो बात करी थी वो थी टाइप्स ऑफ मनी के बारे में। एक चीज मैं एडिशनल बताना भूल गया, शायद मेरे मन से निकल गया, मैंने अभी वीडियो देखा तो मुझे दिखा। वो क्या है, एक चीज मैं बताना भूल गया। मैंने आपको ये तो बताया कि इनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन इनको गवर्नमेंट द्वारा बैंक मतलब बैक किया जाता है कि हम पे करेंगे। तो इस बात को मैंने वहां पे नहीं लिखा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो ये चल क्यों रहा है? तो ये चल इसलिए रहा है बिकॉज इनको गवर्नमेंट द्वारा बैक किया गया है, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी? जिस करेंसी की हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बैक कर रखा है। अगर आपने ध्यान से कभी नोटिस किया होगा तो हर एक नोट के नीचे जहां पे गवर्नर या फिर फाइनेंस मिनिस्टर के साइन होते हैं, वहां पे एक चीज मेंशन की जाती है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन या फिर प्रॉमिस करता हूँ। आई प्रॉमिस टू पे द बियरर 10 सो ऑन, जितने भी रुपए का सिक्का होता है। ठीक है, मोस्टली आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है, लेकिन 1 या 2 रुपए के नोट्स ऐसे होते हैं जिन पे फाइनेंस मिनिस्टर का साइन होता है। वैसे अब तो बहुत कॉमन, मस्त कम ही दिखते हैं 1 और 2 के नोट। तो मुझे एक चीज ये बतानी थी कि आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये करेंसी और कॉइन, देखिए करेंसी जो है मॉडर्न डेज की हम बात कर रहे हैं तो 2 फॉर्म में चलती है, एक होता है कॉइन और एक होता है पेपर। और जो ये कॉइन बने होते हैं ना, ये गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के नहीं बने होते, ये बेसिकली एलॉय से बने होते हैं। किसके एलॉय से? मेनली एल्युमिनियम, आयरन, और अगर आप बात करें तो टिन। इन सब के कॉम्बिनेशन से अलग अलग क्वालिटी के मिलते हैं। हर कंट्री का अपने हिसाब से बनाते हैं। जौन सा मेटल सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसका ज्यादा इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। ठीक है, पेपर नोट तो हमें पता है, जो हमारे पास 100 का नोट, 10 का नोट जो होता है वो इसी में कंसिडर किया जाता है। इसी तरह अगर हम बाहर के देशों की बात करें तो वहां पे डॉलर, अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरो। अलग अलग देश की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। ये 2 चीजें मेरे को इसलिए लिखना पड़ा था। अगर आप अपनी बुक खोलोगे, जो आपको यहाँ लिखा रहेगा करेंसी का, तो इसमें एक सवाल पूछा गया है कि if they do not have their own value, why they are used as a money? क्वेश्चन में लिख देता हूं, if they, मैं नहीं लिख रहा था बिकॉज मुझे थोड़ा सा स्पेस यहाँ चाहिए था इसके लिए। if they do not have their own value, then why are they used as money? तो इनका इस्तेमाल मनी फॉर्म में हम करें ही क्यों? इसीलिए करें बिकॉज इनको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बैक किया गया है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इनको रिकमेंड करती है, और अगर आप इनमें पेमेंट नहीं ले रहे हैं तो आप लॉ को ब्रेक कर रहे हैं, यानी कि एक पनिशेबल ऑफेंस हो रहा है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको वहां पे कहीं ना कहीं इसी पैराग्राफ में लाइन मिलेगी, एज पर लॉ दिस नोट या फिर द करेंसी या कॉइन्स इन रुपीज विल बी used as a medium of exchange or can be treated as a money। बात क्लियर है? एक चीज और ध्यान में रखना कि कोइंस की आप ऐसे नहीं है कि मान लो आपने कोई भी क्वांटिटी, मान लो आपने एक कार खरीदी 4 लाख रुपए की, अब आप उसे पेमेंट कर रहे हो 1-1 रुपए के सिक्कों में, तो उसका अधिकार है, जो सेलर है उसका अधिकार है, आपको वो मना कर सकता है कि आप पूरी पेमेंट रुपीस के मतलब सिक्कों में नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह अगर सिक्का कोई 5 का 10 का हो, हर किसी पे एक लिमिट होती है जो जनरली 1000 से आई थिंक 1500 के बीच में वेरी करती है। अगर आप 1 रुपए के कॉइन से पेमेंट कर रहे हैं तो मैक्सिमम आप 1000 रुपए तक की पेमेंट कर सकते हैं। बस इन पे ही कोई लिमिट होती है, वरना आप पेपर नोट्स तो कर ही सकते हैं। ठीक है, अगला मेन टॉपिक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक ही मेन क्वेश्चन उठता है इससे कि
वाई करेंसी यूज्ड एज अ मनी, या फिर इफ दे डू नॉट हैव देयर ओन वैल्यू देन व्हाई आर दे यूज्ड एज अ मनी। तो यही दो क्वेश्चन पॉसिबल है। ये वाला क्वेश्चन वाइवा में पूछते हैं या असाइनमेंट में देते हैं, और जो मैंने अभी आपको बताया वाई करेंसी यूज्ड एज अ मनी, ये पेपर में आता है। इसके बाद अगला मेन टॉपिक है हमारा कि डिपॉजिट विद बैंक। इसमें भी बस एक ही क्वेश्चन मेन है हमारा कि व्हाई वी शुड डिपॉजिट मनी इन बैंक। तो इसके 3 रीजन है जो मैंने आपको लिख रखा है। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो वही एक स्टेटमेंट, वी डिपॉजिट मनी इन द बैंक बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब क्या क्या रीजन है? सबसे पहला, बैंक में पैसा जो रहेगा वो सेफ रहेगा। किससे रहेगा? सबसे पहले तो चोरी होने से, यानी कि थेफ्ट से, और दूसरा हमारा डैमेज होने से। डैमेज कैसे? मोस्टली लोग घर में पैसे लगते हैं तो अलग अलग रीजन होते हैं, लाइक घर में आग लग जाए या फिर कोई रेप्टाइल्स द्वारा उन्हें मतलब छोटे छोटे हिस्सों में काट दिया जाए, अलग अलग तरीके से। तो उन सब चीजों से ये सेफ रहता है। दूसरा क्या रीजन है कि ये थोड़ी सी एडिशनल एक तरह से मनी के रूप में देता है। अगर आप बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक आपको जनरली 5% से 7% तक का इंटरेस्ट रेट आपको देता है। तो वो एक एडिशनल इनकम है आपके लिए, उसके लिए भी लोग डिपॉजिट करते हैं। ये 3 मेन रीजन है जो कोई भी इंसान को ऐसा मतलब वर्क करते हैं कि उसे इंकरेज करे या इन्फ्लुएंस करे कि वो पैसे बैंक में ही डिपॉजिट करे। ठीक है। और अगला है डिमांड डिपॉजिट, सबसे मेन रीजन है। डिमांड डिपॉजिट क्या? आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, आप इससे बढ़िया कोई एफडी खुलवा लो, आपको इससे ज्यादा मुकाबले इंटरेस्ट मिलेगा, मनी सेफ भी रहेगा। लेकिन ये फीचर्स इसलिए है कि अगर आपने एफडी करा दी तो आप जब चाहे तब नहीं निकाल सकते, आपको पहले इसको ब्रेक कराना पड़ेगा, उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। लेकिन अगर आप बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं तो सेफ भी है, इंटरेस्ट भी मिल रहा है, कम है लेकिन मिल तो रहा है। दूसरा, आपको जब रिक्वायरमेंट है तब आप निकाल सकते हैं। ठीक है। जैसे अभी के समय में फोन पे जो भी यूपीआई चलता है हमारा, या फिर एटीएम के थ्रू आप इसको जब चाहें या जब आपकी रिक्वायरमेंट है निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हम इनको डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। किसको? जो पैसा आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं अपने अकाउंट में। ठीक है। वैसे आपको जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे ना तो आपको उसी बात को इन्होंने एक्सप्लेन किया है, बस मैंने उन्हीं सभी चीज़ों को उठा के आपके सामने रख दिया। डिपॉजिट विद बैंक नाम का जो सेक्शन है उसके बस आपको ये पहला पैराग्राफ ही है, वही पढ़ना है, सारी चीज़ें वहीं से आपको मिल जाएगी। यहाँ से एक ही क्वेश्चन आता है, व्हाई a person should deposit money in bank, या what are the benefits if a person deposit his money in account bank or in his account। बात क्लियर है? चलो, ये मुझे 2-3 चीजें समझानी थी और मुझे अभी बताया कि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं वीडियो आगे शूटअप नहीं कर सकता, और आपके लिए भी आई थिंक कंटेंट इतना हो गया है कि आप रिवाइज कर ले। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो चेक पेमेंट मैंने आपको बताया था इसे आप पढ़ लीजिएगा, और इसी के ऊपर जो कॉलम है इसमें आपको चेक की डेफिनेशन मिलेगी, और वो क्या है मैं हो सके तो अगली वीडियो में आपको लिख दूंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इतना पढ़ के रखिएगा, क्योंकि अभी हमारा जो है वो मनी खत्म हो गया है, और अगली वीडियो जब हमारी आएगी तब हम उसमें बात करेंगे बैंक से, यानी कि क्रेडिट से रिलेटेड सभी चीजें। ठीक है। आई होप आप इसे पढ़ेंगे और जो जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए हैं आप उनसे अटेम्प्ट करेंगे। अगली वीडियो में हम आगे बात करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम अपनी अगली वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू।